दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। ये मेरा टेलीग्राम पता है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का परिसीमन है। आप इसे देखिए ध्यान से। 2020 स्वतंत्रता दिवस के दिन इसकी घोषणा हुई थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। परिसीमन का अर्थ है कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का तय किया जाना। क्षेत्रीय निर्वाचन जो कि लोकसभा विधानसभा की जो सीटें होती हैं, जो चुनाव होता है, उनकी सीमाओं को तय किया जाना। दूसरा, यह परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। यह परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तीसरा, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस प्रक्रिया के फलस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिए। उद्देश्य क्या है? जनसंख्या में हुए बदलाव के साथ साथ नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। ठीक है, परिसीमन का संवैधानिक प्रावधान जो है अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में दिया गया है, स्टेट और जो है सेंटर के संबंध में। परिसीमन आयोग का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था। 1952 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से होता है। परिसीमन आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिसीमन आयोग की संरचना, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, क्या कौन कौन उसमें होंगे? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है ना, ये 3 लोग होंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़, आप उसको पढ़िएगा। ग्रेट निकोबार योजना, इस प्रस्ताव के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से पढ़िए आप, पहला ये है ग्रेट निकोबार योजना। मई 2021 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की समिति ने नीति आयोग की ग्रेट निकोबार योजना के लिए आवंटन हेतु संस्तुति प्रदान कर दी है। ठीक है ना, इनको जो है मंजूरी दे दी है। यह जो अनुमति दी गई है, यह पर्यावरणीय अनुमति हेतु पहला कदम है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रस्ताव के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल, एक एयरपोर्ट होगा, एक पावर प्लांट तथा 166 किलोमीटर 166 किलोमीटर में एक टाउनशिप शामिल होगा। इसको जो है सिंगापुर के तर्ज पर जो है विकसित करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना और नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन योजना। ठीक है ना, यह जो है 2 योजनाएं हैं। पीएम मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के दिन इस योजना की घोषणा की थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। वित्त मंत्री ने 31 दिसंबर 2020 को बताया कि अगले 5 वर्ष में 1,11,000 ठीक है करोड़ रुपया का प्रावधान है। 111 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इस योजना के सहारे 2025 तक अर्थव्यवस्था को, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अगले 5 वर्षों में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्षेत्र में 100 लाख करोड़ का निवेश करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 2 क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जा सकता है। झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण हेतु विधेयक। झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य के स्थानीय लोगों को नौकरी के लिए नियोजन विधेयक 2021 पास नहीं हो पाया है। ठीक है ना, झारखंड में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि 75% जो है दिया जाएगा निजी क्षेत्र में, लेकिन यह विधेयक जो है झारखंड में पास नहीं हो पाया है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, अभी घोषणा की है, अब ये क्रियान्वयन नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रेल योजना। राष्ट्रीय रेल योजना भारतीय रेलवे ने क्षमता संबंधी कमियों को दूर करने और देश के माल ढुलाई यानी कि फ्रेट, ढुलाई का मतलब फ्रेट इकोसिस्टम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास के तहत राष्ट्रीय रेल योजना का मसौदा पेश किया। ठीक है ना, जैसे माल की जो ढुलाई है उसमें रेलवे का हिस्सेदारी जो है काफ़ी बढ़ाई जा सके, जो ट्रांसपोर्ट जो रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है उससे कम हो, रेलवे के जरिए ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो माल की। तो राष्ट्रीय रेल योजना का एक उद्देश्य तो ये हो गया। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य 2030 तक ऐसी क्षमता का विकास करना है जो मांग से अधिक रहे तथा 2050 तक मांग की वृद्धि संबंधी जरूरतों को पूरा करे। ठीक है, दूसरा इनका विजन हो गया। तीसरा है 2024 के तहत 100% विद्युतीकरण कर देना है 2024 तक। दिल्ली हावड़ा व दिल्ली से हावड़ा यानी कि कलकत्ता या दिल्ली से मुंबई के बीच रेल की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा कर देना है, जो फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है भारत का। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन शहरी, ग्रामीण नहीं है, जल जीवन मिशन शहरी है। ठीक है ना, शहर के लिए है ये जल जीवन मिशन शहरी। इसके कुछ उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी घरों पाइप द्वारा जल पहुंचाना, टोटी के माध्यम से जो है जल पहुंचाना है। पहला उद्देश्य इसका हो गया ये। इस योजना है तो 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तीसरा, 500 अमृत शहरों में, अमृत शहर का मतलब जहाँ पे शौचालय, साफ सफाई टोटी के जरिए या नल के जरिए जहाँ पे पानी पहुँचता, ऐसे शहरों को अमृत शहर कहा जाएगा। अब 500 अमृत शहरों में 2.64 करोड़ रुपए को सीवर कनेक्शन की सुविधा पहुंचाना है। सीवेज कनेक्शन जहां से गंदा पानी बहता है, कनेक्शन पहुंचाना है, घरों से जोड़ना है उसको। अब देखिए चौथा है सतत विकास लक्ष्य 6 SDG के तहत सभी शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से वर्ष 2026 तक जल का कनेक्शन पहुंचाना है। ठीक है, जल का कनेक्शन जो है 2026 तक पहुंचा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह तीसरी शिक्षा नीति है। यह जो शिक्षा नीति है, यह तीसरी शिक्षा नीति है। पहला पॉइंट महत्वपूर्ण, इससे पहले 1968 में, उसके बाद 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी। नवीन शिक्षा नीति 5+3+3+4 मोड पर आधारित है। यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये मोड आप याद करिए, 5+3+3+4 पर मोड पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर जोर है। एजुकेशन और लर्निंग पर जोर है, ये महत्वपूर्ण इसका मोटो है, शिक्षा और सीखने पर आधारित है। कक्षा 5 तक शिक्षा में कक्षा 5 तक के जो शिक्षा दी जाएगी वो क्षेत्रीय भाषा में सीखने पर बल दिया जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। कक्षा 5 तक शिक्षा में जो है क्षेत्रीय भाषा पर जो है सीखने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रशासनिक एवं सांगठनिक परिवर्तन, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप देखिए। कुल मिलाकर के 5 चीज़ें हैं। ठीक है, पहला जो है एक बनाया गया सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया गया है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री हो गया। जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर अब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया। पहला हो गया ये दूसरा हो गया। तीसरा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। चौथा है कृषि मंत्रालय से निकलकर अब जो है मत्स्य पालन एक अलग विभाग बना दिया गया है। मत्स्य पालन जो है एक अलग विभाग बना दिया गया है। पांचवा है जल शक्ति मंत्रालय का नाम एक नया मंत्रालय की घोषणा की है। जल शक्ति मंत्रालय नामक एक नया जो है जल शक्ति मंत्रालय को बनाया गया है। कुल कितने होगा? 1 2
3, 4, 5, कुल 5 मंत्रालय या कहिए 5 विभागों जो 5 विभागों का या 5 प्रशासनिक संगठनों का जो है गठन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का विलय, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एक हिडन क्वेश्चन है जो अब पूछा जा रहा है इस बार। ठीक है, ये एक हिडन क्वेश्चन है, अभी किसी को पता नहीं था, बहुत जल्दी। केंद्र सरकार ने 2019 में दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव का विलय दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश विलय अधिनियम 2019 के माध्यम से कर दिया है। ठीक है ना, इन सबका विलय, इन जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय जो है कर दिया है, मिला दिया है दोनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, इंदौर नंबर 1 है पिछले 4 साल से, 4 साल के सर्वेक्षण से जो है 4 साल से ये नंबर 1 है इंदौर। सूरत दूसरा स्थान है स्वच्छता में, और नवी मुंबई का जो है तीसरा स्थान है स्वच्छता में। ठीक है, आप जो है इसको 1, 2, 3 करके याद कर लीजिए, आपको वो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण, अभी हाल ही के वर्षों में बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है। 75 अंकों के साथ केरल राज्य नंबर 1 है, 75 अंकों के साथ जो है केरल राज्य नंबर 1 है, पूछा जा सकता है। 52 अंकों के साथ बिहार राज्य सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है ना, 52 अंकों के साथ जो है बिहार जो सबसे निचले पायदान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखिए ठीक से। चंडीगढ़ जो है 79 अंक के साथ नंबर 1 है, और 68 अंक के साथ दिल्ली जो है नंबर 2 है केंद्र शासित प्रदेशों में। राज्यों में उत्तराखंड चौथे स्थान पर है, राज्यों में जो है उत्तराखंड के हिसाब से मैंने बताया है, राज्यों में उत्तराखंड जो है चौथे स्थान पर है। वर्तमान में एस्पिरेंट और वह अचीवर श्रेणी की कोई श्रेणी नहीं है, एस्पिरेंट और अचीवर नाम की कोई श्रेणी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। GIST-1 ये सैटेलाइट है, जियो इमेजिंग सैटेलाइट, जियो इमेजिंग सैटेलाइट 12 अगस्त 2021 को यह लॉन्चिंग का इसकी डेट थी। इसे भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया है। आप समझिए जैसे ये धरती है, ठीक है ना, तो ये इसका 0 डिग्री की रेखा है। ठीक है, तो ये इस 0 डिग्री की जब रेखा पे इसको स्थापित कर 0 अक्षांश पे जब इसको स्थापित किया जाएगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो 36,000 किलोमीटर की होगी। ठीक है ना, 36,000 किलोमीटर की होगी। और जब ये पोलर सैटेलाइट छोड़ा जाता है, पोलर सैटेलाइट, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट होती है ये 700-800 किलोमीटर होती है, ध्रुव के ऊपर जो होता है। ठीक है ना, तो आप 2 प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, एक पोलर होता है, एक जो है ये भूमध्य रेखीय सैटेलाइट होते हैं। इसे भूमध्य रेखा से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित किया गया। इसमें 5 प्रकार का मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा लगा होता है, इसमें 5 प्रकार का मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा लगा होता है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग कैमरे आते हैं। कुछ ऐसे कैमरे आते हैं जो बादल के पार देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कैमरे आते हैं कि जो धरती पे कितनी भी अगर प्रदूषण हो तब भी वो बहुत अच्छी इमेज देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी मदद से देश की भौगोलिक स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन की निगरानी की जा सकती है। ठीक है, इसकी मदद से देश की भौगोलिक स्थिति में किसी भी प्रकार की मदद की जा सकती है। आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है, GIST-1 जो है वो छोड़ा गया है 12 अगस्त 2021 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसे नवंबर 2020 को छोड़ा गया, इसे नवंबर 2020 को छोड़ा गया। यह विदेश के 9 उपग्रहों को साथ लेकर के PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्यय के लिए ध्रुवी रॉकेट है, जबकि वो भूमध्य रेखीय रॉकेट था। ठीक है, इसमें जो है जो 9 उपग्रह लेकर के उड़ा, उसमें से 4 अमेरिका के, 4 लग्जमबर्ग के और एक जो है लिथुआनिया का। 4 अमेरिका, 4 लग्जमबर्ग और एक जो है लिथुआनिया का था, इसको याद रखिए। यह वह भूमि का मानचित्रण करेगा, खनिज व मत्स्य संसाधन का मानचित्रण करेगा। कैमरे जो लगे होते हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, जो कैमरे लगे होते हैं इसमें उपग्रहों में, वो कुछ जो है रेड या कुछ रेज जो है छोड़ते हैं, कुछ तरंगे छोड़ते हैं, जिससे अगर मान लीजिए भूमि के नीचे कोयला है तो
उस हिसाब से उनको जो है डिफाइन करके जो है वो बताता है कि यहाँ कोयला है, वहाँ पे जो है क्या कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दिन आपको बेहतर से समझा देंगे। ये आया है एक, एथनॉल पर सरकार की नई नीति आ गई है। एथनॉल जो कि गन्ने के रस या शर्करा वाले जो फसल होते हैं उनसे मिलके बनाया जाता है। ठीक है, सरकार ने 2020 में कहा था कि 2022 तक जो है 10% इथेनॉल का प्रयोग होगा, किंतु सरकार ने इस लक्ष्य में परिवर्तन कर दिया। पहले जो है 2020 में सरकार ने कहा था कि 2022 तक जो है पेट्रोल में जो है 10% इथेनॉल प्रयोग किया जाएगा, लेकिन बाद में सरकार ने इसके लक्ष्य में परिवर्तन कर दिया। 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाई जाएगी, पहले यह 2030 था, ये परिवर्तन किया। 2025 तक जो है पेट्रोल में 20%, जो कि पहले 10% था, लेकिन इसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। इसे एथनॉल मिलाई जाएगी, इससे मिलाई जाएगी। पहले यह सन 2030 तक था, जो नीति में परिवर्तन किया गया। एथनॉल मुख्यतः गन्ना से पैदा किया जाता है और दूसरी शर्करा वाली फसलों से यह पैदा किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए दूसरा सब्जेक्ट है पेगासस स्पाईवेयर। आजकल राहुल गांधी इसको बड़ा उठा रहे थे कि जासूसी हो गई। चलिए, भारत सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि सार्वजनिक हस्तियों पर जासूसी कराई इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करके। पेगासस को इजरायली फर्म NSO ग्रुप, ये देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको रट लीजिए, NSO ग्रुप द्वारा विकसित है, जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। तो पेगासस जो है को इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा जो है विकसित किया गया था। ठीक है, इसको याद करिए, महत्वपूर्ण फैक्ट ये है किस ग्रुप द्वारा विकसित किया गया था। चलिए, एक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि बनारस में बनाया गया है अभी हाल ही में। 16 जुलाई 2021 को वाराणसी में जापान के सहयोग से इस भवन का उद्घाटन किया गया। यह कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के लिए यह बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, आप लोग बनारस जाइएगा तो जरूर देखिएगा। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप रखिए, याद करिए। जून 2021 में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र, देखिए दो चीजें इसमें, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र। ठीक है ना, मैरीटाइम यानी समुद्री, गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण ने मिलकर एक समझौता का हस्ताक्षर किया है। समुद्र और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विभागों का प्रबंधन एवं कार्रवाई करने वाला देश का पहला केंद्र है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये समुद्र और शिपिंग क्षेत्र में शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विभागों का प्रबंधन एवं कार्रवाई करने वाला देश का पहला केंद्र। जैसे मान लीजिए मैं कोई आयात निर्यात का व्यापार करता हूँ किसी शिपिंग कंपनी से। मान लीजिए मैंने, ये भारत है, भारत से मैंने कोई जहाज़ भेजा दुबई, तो जिसमें लहसुन प्याज टमाटर कुछ भी है, और इस कंपनी को हमने दिया दुबई में, और वो कंपनी अपना बेचा जो माल बेचा, उसके बाद पैसा हमको नहीं दिया। तो इस टाइप का जो मध्यस्थता होता है, जो इसमें निपटाया जाएगा, और जो प्रॉब्लम होती है इसके माध्यम से जो है इसको निपटाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।